हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सविता गुप्ता, लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। वेलकम इन लर्न विद सविता। आज इस वीडियो में हम क्लास 9th की इंग्लिश बुक बी हाइव की पोएम द रोड नॉट टेकन, जिसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, इसकी पोएटिक डिवाइस को कवर करेंगे। तो द रोड नॉट टेकन इज़ ए नैरेटिव पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द रोड नॉट टेकन रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी एक कथात्मक कविता है। तो कथात्मक कविता क्या होती है? ये कथा होती है, कहानी होती है, जिसे कविता के रूप में कही जाती है। और ये कहानी जब चरम पर पहुंचती है, शीर्ष पर पहुंचती है, तो एक संकल्प के साथ समाप्त होती है। इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज लिरिक पोएम, जो कि इस पोएम को गाया भी जा सकता है, इसलिए इसे लिरिक पोएम या गीतात्मक कविता भी कहते हैं। द पोएम इज़ इन फॉर्म ऑफ एन एक्सटेंडेड मेटाफर। तो ये जो कविता है द रोड नॉट टेकन, एक एक्सटेंडेड मेटाफर यानी कि विस्तारित रूपक के रूप में लिखी गई है। यानी कि कवि अपने विचारों को पूरी की पूरी कविता में रूपक के माध्यम से प्रस्तुत करता है। द पोम इज रिटन इन 20 लाइन्स डिवाइडेड इंटू 4 क्वांटेंट्स, 5 लाइन स्टेंजा। क्वांटेंट्स क्या होते हैं? 5-5 लाइन की स्टेंजा को कहते हैं, जिसे हिंदी में पंचक कहते हैं। तो ये जो कविता है ये 20 लाइन्स में लिखी गई हैं, जिसे 5-5 लाइन के स्टेंजा में डिवाइड करके 4 स्टेंजा में विभाजित किया गया है। एंड द राइमिंग स्कीम इज ABAAB। और राइमिंग स्कीम इसकी, जिसे तुकबंदी कहते हैं, वो क्या है? ABAAB है। A figure of speech is a creative use of a language to emphasize, clarify or embellish both written and spoken language। तो आप देखिए कि सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पोएटिक डिवाइस क्या होता है। पोएटिक डिवाइस, फिगर ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइस, ऑल दीज आर सेम थिंग्स, है ना। तो ये क्या होता है? तो फिगर ऑफ स्पीच सबसे पहले देखते हैं कि भाषा चाहे लिखित फॉर्म में हो या मौखिक रूप में, दोनों तरह की भाषाओं में किसी बात पर, किसी विचार पर जोर देने के लिए या उसे स्पष्ट करने के लिए या उसे सजा करके, अलंकृत करके, बड़े अच्छे ढंग से कहने के लिए जिस विधा का प्रयोग किया जाता है, उसे कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइस या पोएटिक डिवाइस। ठीक है। देन राइम स्कीम is a pattern of rhymes at the end of each line of poem or song। अब इसकी बात आता है राइम स्कीम। तो राइम स्कीम क्या होती है कि आप देखिए कि कोई भी गीत है या कोई भी कविता कई लाइनों से मिल कर के बनी होती है। हर लाइन के अंत का जो अक्षर जो एक साउंड देता है, एक जैसा साउंड देता है, वो कहलाता है कि ये राइम कर रहा है। तो एक जैसे साउंड देने वाले जो वर्ड्स हैं, उनको एक लेटर से, और अलग तरह के साउंड देने वाले वर्ड्स को अलग लेटर से दर्शाते हैं। ठीक है। देन लाइन्स डेसिग्नेटेड विद द सेम लेटर विच राइम्स विद ईच अदर, है ना। राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम इज ABAAB। तो इस पोएम की जो राइमिंग स्कीम है वो क्या है? ABAAB। और ये कैसे है ये हम देखेंगे। तो ये हमारी पोम है, और आप देखिए कि ये फर्स्ट स्टेंजा है और ये सेकंड स्टेंजा है। तो 2 रोड्स डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड। हम लास्ट का जो वर्ड है वो ले रहे हैं। आप देखिए यहाँ वुड है, और दूसरा जो लाइन का लास्ट का वर्ड है ये क्या है? बोथ है। ये दोनों राइम नहीं कर रहे, सेम साउंड नहीं दे रहे हैं, अलग अलग दे रहे हैं। तो इसको वुड को हमने ए लेटर से बताया है और बोथ को बी से बताया है। अब वुड देखिए, थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड स्टूड और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड कुड। तो देखिए किस तरह राइम कर रहे हैं, वुड स्टूड कुड। तो चूँकि वुड स्टूड और कुड
तीनों एक साथ एक जैसा साउंड दे रहे हैं, राइम कर रहे हैं, इसलिए तीनों को हमने एक ही लेटर दिया है, ए और ए। अब देखिए सेकंड लाइन का बोथ और लास्ट लाइन का ग्रोथ, ये दोनों राइम कर रहे हैं, तो इन दोनों को बी दिया। तो इस तरह से हमारा ये जो स्टेंजा है, इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो क्या बन रही है, ए बी ए बी। इसी तरह सेकंड स्टेंजा पर आते हैं। देखिए ये फेयर राइम कर रहा है वेयर एंड देयर से, तो इन तीनों को ए दिया है, और यहाँ क्लेम राइम कर रहा है सेम से, तो इनको क्या दिया है, बी दिया है। थर्ड स्टेंजा पर आते हैं। तो जो थर्ड स्टेंजा का लास्ट जो है, ये क्या है, ले राइम कर रहा है डे और वे से, तो इन तीनों को ए दिया है, और ब्लैक एक और बैक जो है ये राइम कर रहा है, तो इसको क्या दिया है, बी दिया है। फोर्थ स्टेंजा में देखिए साई आई और बाई ये राइम कर रहे हैं, तो इनको ए दिया है, और हैंस और एंस ये राइम कर रहे हैं, इनको बी दिया है। तो इस तरह आप देखिए 5-5 लाइन की जो 4 स्टेंजा बने हैं, चारों स्टेंजा की जो राइमिंग स्कीम है वो क्या है, ए बी बी। तो चलिए आते हैं अपनी पोम की फर्स्ट स्टेंजा पे। हर लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है इसको देखेंगे। तो सबसे पहले जो फिगर ऑफ स्पीच है ये फर्स्ट स्टेंजा की फर्स्ट लाइन में। तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन है, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड। ठीक है, तो इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच दिख रहा है वो क्या है, सिंबॉलिज्म। सिंबॉलिज्म क्या होता है, इट्स ए लिटरेरी डिवाइस दैट यूजेस सिंबल यानी कि संकेत, प्रतीक, टू रिप्रेजेंट समथिंग एल्स बियॉन्ड इट्स लिटरल मीनिंग। तो ये कौन फिगर ऑफ स्पीच क्या है, ये एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जो किसी चीज़ के शाब्दिक अर्थ के परे किसी अन्य चीज़ को दर्शाने के लिए सिंबल के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि काला रंग है तो रंग, लेकिन सिंबल किसका है, ये अपशगुन का। सफ़ेद रंग, ये सिंबल किसका है, शांति का। ट्रैफिक सिग्नल पर आपने देखा होगा लाल रंग किस चीज़ का प्रतीक होता है, रुक जाने का। येलो कलर प्रतीक होता है रेडी टू गो, और एंड ग्रीन कलर प्रतीक होता है कि अब चल दो, है ना। तो इस तरह से ये सिंबल होते हैं, और इनका यूज़ जो होता है सिंबॉलिज्म होता है। तो टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड, इसमें टू रोड्स जो है ये सिंबल के रूप में यूज़ हुआ है। टू रोड्स रिप्रेजेंट जर्नी ऑफ लाइफ, और टू और मोर देन टू चॉइसेस इन आवर लाइफ। तो इस पोएम की जो फर्स्ट लाइन है इसमें टू रोड्स जो है जीवन की यात्रा के दो अलग अलग तरीके, या हमारे जीवन में हमारे सामने आने वाली कई विकल्पों में से किसी एक का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिन्हें हमें चुनना होता है। नेक्स्ट है जो फिगर ऑफ स्पीच वो है मेटाफर। इट कंपेयर्स टू डिफरेंट थिंग्स विदाउट यूजिंग द वर्ड एज एंड लाइक। तो मेटाफर क्या होता है, इसे हिंदी में उपमा कहते हैं, और ये वो विधा है जिसमें दो भिन्न वस्तुओं की तुलना एज या लाइक जैसे वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन का प्रयोग किए बिना किया जाता है। जैसे कि बच्चे अगर लड़ते हैं तो दुबले पतले बच्चे को सब बोल देते अरे तू तो चूहा है ना। तो लड़का चूहा नहीं है, बल्कि चूहे की क्वालिटी बताते हैं कि तू तो डरपोक है। तो ये क्या कहलाता है, उपमा कहलाता है। चूहे जैसा है नहीं कहा, बल्कि तू ही चूहा है ये पूरा कह दिया गया है ना। तो ये जो पूरी कविता है, ये पूरी कविता एक्सटेंडेड मेटाफर में बताई गई है। तो फर्स्ट लाइन में ही हम देखें तो टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड, तो ये जो येलो वुड है, टू रोड्स है, टू रोड्स
It indicates the journey of life and the choices and the decisions one faces in one's life. तो ये जीवन की यात्रा और व्यक्ति के जीवन में आने वाली विकल्पों और निर्णयों को इंगित करता है. And it also stands for the autumn season and speaker's maturity. साथ ही ये शरद ऋतु का प्रतीक करता है. साथ ही ये वक्ता के अंदर परिपक्वता का भी प्रतिनिधित्व करते हैं. पत्ते जब ज़्यादा उम्र के हो जाते हैं तो पतझड़ गिर जाते हैं. इसी तरह हमारा जो स्पीकर है वो भी काफ़ी उम्र का है, उसमें काफ़ी मैच्योरिटी आ गई है. एक और मेटाफर है इसी लाइन में. फॉर रेथोरिकल इफेक्ट इट रिफर्स टू वन थिंग बाय मेंशनिंग अदर. तो अलंकारिक भाषा का प्रयोग करके किसी एक चीज़ को बता करके किसी दूसरे चीज़ के बारे में बताया जाता है. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल, टू वेयर इट बेंड अंडर ग्रोथ, है ना. तो झाड़ियों में मुड़ता रास्ता. ठीक है. पाथ बेंटिंग इन द अंडर ग्रोथ मेटाफोरिकली रिप्रेजेंट द अननोन फ्यूचर और प्रेडिक्टिविटी ऑफ लाइफ चॉइस. ठीक है. अब देखिए कि झाड़ियों में मुड़ता हुआ रास्ता, जो कवि है वो फोर्क पे खड़ा होकर के दूर तक उस रास्ते को देख रहा है. जितना देख सकता है उतना देखा, लेकिन अंत में वो रास्ता क्या होता है, झाड़ियों में, घनी झाड़ियों में गायब हो जाता है. तो इसी चीज़ को मेटाफोरिकली पोएम में बताया गया है कि लाइफ में जब व्यक्ति के सामने कई विकल्प होते हैं और वो उसको उसमें से किसी एक को चुनना होता है, तो व्यक्ति हर विकल्प पर खूब मनन चिंतन करता है, सबकी राय लेता है, भविष्य में उससे किस तरह का फ़ायदा होने वाला है. ठीक है. किस तरह का नुकसान हो सकता है, उस विकल्प को लेकर आगे बढ़ने से कितना आगे तक वो जा सकता, वो इन सब पर विचार करता है. पर एक व्यक्ति जो है वो सिर्फ सोच सकता है. वास्तविक रूप से भविष्य में ऐसा ही हो ये ज़रूरी नहीं है. वास्तव में होता वही है जो डेस्टिनी में लिखा रहता है. And the path represents how life's journey can change direction in unforeseen way. तो मेटाफोरिकली इस लाइन के द्वारा दर्शाया गया है कि अज्ञात जो भविष्य है या जीवन के विकल्पों की अप्रत्याशितता को दर्शाता है कि जीवन की यात्रा कभी भी किसी भी मोड़ पर अप्रत्याशित तरीके से अपना दिशा बदल सकता है. हम सोच के कुछ और चलते हैं, हो कुछ और जाता है ना. 1 घंटे के रेंज में हमको कहीं पहुंचना है, हम कार लेकर के निकले, पता चला रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई, जो हमने सोचा था वो हुआ नहीं. वही इस लाइन में मेटाफोरिकली दर्शाया गया है. नेक्स्ट है इमेजरी. इट्स ए डिस्क्रिप्टिव राइटिंग विच हेल्प्स टू क्रिएट ए विजुअल पिक्चर और इमेज इन द माइंड ऑफ ए रीडर. तो ये वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें शाब्दिक चित्रण के द्वारा रीडर के माइंड में एक सजीव चित्रण उपस्थित हो जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक फ्रेज लाइन में है ए येलो वुड. इट क्रिएट्स ए विविड इमेज ऑफ ए फॉरेस्ट इन ऑटम सीजन इन द माइंड ऑफ द रीडर. तो ए येलो वुड जैसा शाब्दिक अर्थ बनता है कि एक पीला जंगल, पर वास्तव में येलो वुड पढ़ते ही रीडर के माइंड में मौसम की मार झेलते, हवा के साथ उड़ती गिरती पीली पत्तियों से भरे जंगल का एक सजीव चित्रण रीडर के माइंड में आ जाता है. अगेन इमेजरी, इसी का एक और अर्थ निकल रहा है. येलो वुड, द कलर येलो इज़ पर्टिकुलरली इवोकेटिव. जो येलो कलर है ये बहुत विचार उत्तेजक है,
विचारों को काफ़ी विस्तार देता है। पेंटिंग ए पिक्चर ऑफ सेटिंग इन विच द टू रोड्स डाइवर्स। तो पीला रंग विचारों को एक विस्तार तक ले जाता है और उस परिवेश का ऐसा चित्र आँखों के सामने लाता है जिसमें एक रास्ता दो रास्तों में बंटकर अलग अलग दिशाओं में चला जाता है। नेक्स्ट है एलिटरेशन। ठीक है, तो एलिटरेशन क्या होता है? इट्स द repetition of the same sound at the beginning of the closely related word। क्लोजली रिलेटेड वर्ड यानी कि पास पास आने वाले शब्दों में साउंड की पुनरावृत्ति होना यानी कि बार बार आना एलिटरेशन कहलाता है। तो यहाँ देखिए, एंड लुक्ड डाउन वन एज फॉर एज आई कुड। ठीक है, तो जो फर्स्ट लाइन है इसमें लिखा हुआ है लुक्ड डाउन। रेपिटेशन ऑफ डी साउंड इन looked down creates a rhythmic effect, drawing attention to the speaker's action of peering down the path। तो looked down में ड साउंड का रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, तो इस ड साउंड के रेपिटेशन होने के कारण एक बहुत ही अच्छी लय उत्पन्न हो रही है, और जब स्पीकर ध्यान से उन दोनों में से किसी एक रास्ते को देखते हुए ये विचार कर रहा है कि इनमें से कौन सा रास्ता चुना जाए, तो यही लयबद्धता जो है लुक्ड डाउन का रीडर का ध्यान उसकी ओर आकर्षित करता है। नेक्स्ट फर्स्ट स्टेंजा में ही जो फिगर ऑफ स्पीच है वो एजोनेंस है। इट्स द रिपीटेशन ऑफ सेम वॉवेल साउंड इन closely related words in the same sentence। एक ही सेंटेंस में पास पास आए शब्दों में वॉवेल साउंड की पुनरावृत्ति एजोनेंस कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड। तो वॉवेल साउंड ओ इज रिपीटेड इन द वर्ड रोड एंड येलो। नाउ कॉन्जोनेंस। It occurs when two or more words have the same consonant sound having different vowel sound before them। तो ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें अलग अलग वॉवेल साउंड के बाद आने वाले सेम कॉन्सोनेंट साउंड की पुनरावृत्ति होती है ना। कॉन्सोनेंट साउंड सेम है लेकिन उनके पहले आने वाले वॉवेल साउंड जो हैं वो अलग अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ जो लाइन है टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड, रोड्स एंड वुड, इनमें जो कॉन्सोनेंट साउंड है ड एंड ड, ये रिपीट हो रहा है। कॉन्सोनेंट साउंड ड इज रिपीटेड इन द वर्ड रोड एंड वुड। लेकिन आप देखिए कि इस ड के पहले जो वॉवेल साउंड आ रहा है वो ओ ए है, और इस ड के पहले जो वॉवेल साउंड आ रहा है वो ओ है। यानी कि सेम कॉन्सोनेंट साउंड है लेकिन इनके पहले आने वाले वॉवेल साउंड जो हैं, वॉवेल जो है वो अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है, कॉन्सोनेंस है। नेक्स्ट है एनाफोरा। तो इट्स अ लिटरेरी डिवाइस इन विच अ वर्ड इज रिपीटेड एट द बिगनिंग ऑफ ए नंबर ऑफ सेंटेंसेस। तो देखिए, कोई भी पोम होती है कई लाइनों की बनी होती है, और इनमें से 2, 3, 4 अगर लाइन्स हैं तो इनके शुरू में आने वाले अगर वर्ड्स सेम हैं तो वहाँ एनाफोरा पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फॉर एज आई कुड। तो देखिए, तीनों लाइनों में यानी फर्स्ट स्टेंजा के लाइन नंबर 2, 3 और 4, इन तीनों में एंड का रिपीटेशन सेंटेंस के बिगनिंग में हुआ है। तो यहाँ कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच आ रहा है, एनाफोरा। हाइपरबली। हाइपरबली इज एन एक्सट्रीम एक्सेजरेशन यूज्ड टू एम्फसाइज एनीथिंग, है ना। तो हाइपरबली क्या होता है, ये वो फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें किसी बात को एम्फसाइज करने के लिए उसके बारे में खूब बढ़ा चढ़ा करके बोला जाता है।
फॉर एग्ज़ाम्पल, लॉन्ग आई स्टूड। तो रास्ते के फोर्क पर कवि खड़ा है और सोच रहा है कि दोनों रास्तों में से कौन सा रास्ता वो ले। दिस इज़ एन एक्सेजरेशन टू एम्फसाइज द अमाउंट ऑफ टाइम एंड थॉट the poet invested in making a decision। तो कवि किस रास्ते पर जाए, इसका निर्णय लेने में वो जितना अधिक टाइम लगा रहा है, जितनी गहराई से वो आगा पीछा सोच रहा है, जिससे खूब टाइम लग रहा है, इसी बात को काफ़ी बढ़ा चढ़ा करके यहाँ पर बोला गया है, इसलिए यहाँ हाइपरबली है। नेक्स्ट है एंजैबमेंट। एंजैबमेंट क्या होता है? इट शोज द कंटिन्यूएशन ऑफ ए सेंटेंस और फ्रेज फ्रॉम वन लाइन टू अनदर विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क। तो जब किसी कविता की पंक्तियाँ बिना किसी विराम चिन्ह के एक से अधिक पंक्तियों में फैली होती हैं, बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के, और किसी एक कंटिन्यूअस विचार की थॉट का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो वहाँ इंजैबमेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए कि फर्स्ट स्टेंजा का लाइन 3, 4 and 5। लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फॉर एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। तो फर्स्ट लाइन में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, सेकंड लाइन में भी कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, थर्ड एंड लास्ट लाइन में पंक्चुएशन मार्क है। यानी कि सेम थॉट को ये तीनों लाइनें रिप्रेजेंट कर रही हैं बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के। सो यहाँ पर क्या है? एंजैबमेंट। तो चलिए अब आते हैं कि इसी पोएम के सेकंड स्टेंजा पर। इसमें भी ढेरों फिगर ऑफ स्पीच हैं। सबसे पहला जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है एलिटरेशन। इट इज़ द रेपिटेशन ऑफ द सेम साउंड एट द बिगनिंग ऑफ द क्लोजली रिलेटेड वर्ड्स। जैसा कि पहले बताया गया कि पास पास आए शब्दों के शुरुआत में या शब्दों के अंदर सेम साउंड का रेपिटेशन होता है तो एलिटरेशन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर। तो रेपिटेशन ऑफ साउंड ट इन टुक एंड जस्ट, टुक और just, and repetition of sound the in then, at the and other। तो देखिए then, the and other, इनमें the का repetition हो रहा है और इससे एक बहुत ही creates a pleasing rhythm। then the other, then the other, देखिए कितना बढ़िया रिदम क्रिएट हो रहा है और ये क्या करता है? लैंग्वेज की खूबसूरती को बढ़ाता है। अगेन एलिटरेशन है, नेक्स्ट लाइन है, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। रेपिटेशन ऑफ साउंड ह इन हैविंग परहैप्स क्रिएट ए म्यूजिकल बीट। हैविंग परहैप्स, हैविंग परहैप्स, आरोह अवरोह जैसे संगीत का चलता है वैसे आ रहा है। नेक्स्ट आप देखिए कि दो दैट, the sound the is beautifully repeated in though, as for that। तो इस तरह यहाँ एलिटरेशन है भी, और एलिटरेशन पाया जाता है because it was grassy and wanted wear। तो लाइन में है wanted wear, साउंड व wanted wear में is repeated in wanted wear, emphasizing the description of the path। रास्ते का जब वर्णन किया जा रहा है तो काफ़ी एम्फेसिस पड़ रहा है इस वांटेड वियर, यानी कि वहाँ पर चला नहीं गया है, पैरों के पद चिन्हों का अभाव है। ये एक एम्फेसाइज करता है रास्ते के डिस्क्रिप्शन पर। सिमिली, इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है सिमिली। इट कंपेयर्स टू अनलाइक objects using the word of comparison like and as। तो इस फिगर ऑफ स्पीच में दो असमान ऑब्जेक्ट्स की तुलना like
या एज जैसे वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन की सहायता से किया जाता है। देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर, एज है ना, जितनी जस्ट हैं उतनी ही फेयर भी हैं। ठीक है, तो बोथ द रोड्स आर कंपेयर टू ईच अदर यूजिंग द वर्ड एज जस्ट एज फेयर, एम्फेसाइजिंग द सिमिलर अपील। ठीक है, तो यहाँ दोनों सड़कों की जो तुलना है एज जस्ट एज फेयर के प्रयोग से की गई है, जो उन दोनों सड़कों के समान होने पर जोर देते हैं। पहली सड़क जितनी जस्ट है उतनी ही फेयर दूसरी सड़क भी है। नेक्स्ट है पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन जिसे हिंदी में मानवीकरण कहते हैं। ह्यूमन क्वालिटी इज़ गिवन टू नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट। तो ह्यूमन क्वालिटी जब नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट को दिया जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, पर्सनिफिकेशन है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। ठीक है, द रोड इज पर्सनिफाइड विद ए ह्यूमन लाइक डिज़ायर टू बी ट्रेवल्ड अपॉन, एडिंग डेप्थ टू इट्स डेपिक्शन, है ना। तो यहाँ पर रोड को पर्सनिफाई किया गया है। रोड को एक मानवीय इच्छा के साथ चित्रित किया गया है कि उस सड़क पर लोग चले नहीं हैं, और यही बात इसके चित्रण को एक गहराई देता है। नेक्स्ट है इमेजरी। तो जो इमेजरी है, जैसा कि आपको पहले बताया गया है कि ये एक डिस्क्रिप्टिव विजुअलाइजेशन होता है। शब्दों के माध्यम से मानसिक आँखों के सामने माइंड में एक चित्र सा, एक फिल्म सी चलती है अगर हम उसको पढ़ते हैं तो। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। इस लाइन में देखिए, द पोएट गिव्स ए विजुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ द टू रोड्स। द पोएट सेज that one was grassy as there were hardly any traveler walking down that road। तो यहाँ पर कवि दोनों सड़कों का दृश्यात्मक वर्णन कर रहा है, विजुअल डिस्क्रिप्शन दे रहा है। जब कवि कह रहा है कि एक सड़क घास से भरी हुई है तो ऐसा लगता है, और ऐसा लगता है कि मानो बहुत कम लोग उस सड़क से गुजरे हों। तो उस समय क्या होता है, इन्हेंसिंग द रीडर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्पीकर्स पर्सपेक्टिव। तो उस समय रीडर के आँखों के सामने हरी भरी घास से भरे साफ सुथरी उस सड़क का सजीव चित्रण आँखों के सामने आ जाता है, मानो एक फिल्म की रील चल रही हो। और कवि क्या कहना चाह रहा है, इस परिप्रेक्ष्य में जो रीडर होता है पोएट के विचारों को बहुत अच्छी तरह समझ लेता है जो कवि कहना चाह रहा है। नेक्स्ट है आयरनी। आयरनी यानी क्या होता है, व्यंग। आपने सुना होगा ताना जिसे कहते हैं ना। इट्स ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच व्हाट इज सैड इन डिफरेंट देन व्हाट इट मीन्ड। इस फिगर ऑफ स्पीच में कही जा रही बात में शाब्दिक अर्थ के विपरीत कुछ अलग गूढ़ अर्थ छिपा रहता है, जिसे कहते हैं ताना, कटाक्ष या अलंकार। तो इस अलंकार का प्रयोग ज़्यादातर किसी को शर्मिंदा करने, अपमानित करने या नीचा दिखाने के लिए किया जाता है ना। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई फ्रेंड है और वो कोई सस्ती सी चीज़ बहुत ज़्यादा पैसे दे कर के आ गया, तो जब आपको पता चला तो आप डायरेक्ट नहीं कहते हो कि अरे तुम ठगा गए। आप क्या कहते हो, अरे वाह बहुत समझदार, शाबाश शाबाश, है ना। तो आप उसकी तारीफ़ नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसको क्या करें, ताना मार रहे हैं, एक तरह से शर्मिंदा कर रहे हैं कि बहुत समझदार हो, मतलब कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो जो इतनी सस्ती चीज़ इतने महंगे में ले आए। ठीक है, तो आयरनी इज़ ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच व्हाट इज़ सैड इज़ डिफरेंट देन व्हाट इट मीन। तो किस लाइन में है, हैड वॉर्न देम रियली
वॉट द सेम। तो ये जो लाइन है इसमें जो आयरनी है ये डायरेक्ट नहीं है बल्कि इनडायरेक्ट कही गई है। हैड वॉन्ट देम रियली अबाउट द सेम। ठीक है, दोनों सड़कें लगभग एक जैसी घिसी पिटी हैं। बाद में कवि खुद इस बात का खंडन करता है कि नहीं, दोनों सड़कें एक जैसी घिसी पिटी नहीं हैं बल्कि दोनों अलग हैं। तो कह करके वो व्यंग कर रहा है। This line contradicts the initial appearance of the road, what is told earlier, revealing the speaker's judgment that the two roads were not equally worn. तो यहाँ इस लाइन में सड़क के बारे में बताया गया प्रारंभिक स्वरूप कि दोनों एक जैसी घिसी पिटी हैं, है ना, इस बात का खंडन किया जा रहा है, डायरेक्ट नहीं, व्यंगात्मक रूप से। तो एक्चुअली इस लाइन में व्यंगात्मक रूप से स्पीकर के इस निर्णय का पता चलता है कि दोनों रास्ते एक जैसे नहीं हैं। देखने में तो दोनों रास्ते एक जैसे थे पर वास्तव में वो दोनों रास्ते एक जैसे नहीं थे। तो यहाँ आयरनी है। नेक्स्ट है एंजैबमेंट। इट शोज द कंटिन्यूएशन ऑफ द सेंटेंस और फ्रेज फ्रॉम वन लाइन टू अनदर विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क। तो यहाँ पर फिर इंजैबमेंट आ रहा है कि जो कविता है एक से अधिक लाइनों में सिंगल थॉट को लेकर के फैली रहती है बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के। फॉर एग्ज़ाम्पल, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉन्ट देम रियली अबाउट द सेम। तो आप देखिए कि ये लाइन 4 है, ये लाइन 5 है सेकेंड स्टेंजा का। इसमें ये जो लाइन है ये इस लाइन में कंटिन्यू है विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क। ओके, नेक्स्ट है थर्ड स्टेंजा पर आते हैं हम। इसमें भी 5 लाइनें हैं। अलग अलग लाइन में देखेंगे कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच है। तो सबसे पहला जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है इट इज़ द alliteration. It is the repetition of the same sound at the beginning of the closely related words. पास पास में आने वाले वर्ड्स में जो सेम साउंड आता है उसको एलिटरेशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। तो यहाँ देखिए कि यहाँ पर फर्स्ट फॉर, इसमें फ साउंड का रिपीटेशन हो रहा है। रिपीटेशन ऑफ साउंड फ इन द वर्ड फर्स्ट एंड फार क्रिएट्स रिदमिक इफेक्ट हाईलाइटिंग द स्पीकर्स डिसीजन। ठीक है, तो जो स्पीकर है उसका डिसीज़न कितना सही था इसको तो बता ही रहा है, साथ ही एक रिदम क्रिएट कर रहा, फर्स्ट फॉर। ठीक है, तो यहाँ पर रेपिटेशन है। नेक्स्ट है एलिटरेशन है। नेक्स्ट है रेपिटेशन। तो रेपिटेशन इट इज़ द फिगर ऑफ स्पीच इन विच वन और मोर वर्ड्स और लाइन्स आर रिपीटेड इन द सेम सेंटेंस। तो सेम सेंटेंस में अगर वर्ड्स रिपीट होते हैं तो रेपिटेशन होता है, रेपिटेशन है ना। येट नोइंग हाउ वे लीड ऑन द वे। तो हियर द वर्ड वे हैज़ बीन रिपीटेड 2 times, emphasizing the progression of choice and decision of life, है ना। तो यहाँ पर वे जो है एक ही लाइन में 2 बार रिपीट हुआ है और वो इस बात पर जोर दे रहा है कि काफ़ी लंबे समय के बाद जब सोचा जा रहा है तो डिसीजन ऑफ लाइफ यानी कि जो रास्ता चुनने का निर्णय लिया गया था वो बिल्कुल सही था। नेक्स्ट है मेटाफर। फॉर rhetorical effect it refers to one thing by mentioning another. अलंकारिक प्रभाव पैदा करने के लिए एक बात के माध्यम से दूसरी बात कही जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो लाइन है येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन द वे, वे लीड्स ऑन द वे।
तो हियर मेटाफोरिकली टोल्ड दैट हाउ चॉइसेस लीड टू अनदर चॉइसेस एंड द रिपल इफेक्ट ऑफ डिसीजंस। तो यहाँ पर अलंकारिक रूप से बताया गया है कि कैसे हम जब एक विकल्प का चुनाव करते हैं तो उस विकल्प वो जो विकल्प है दूसरे विकल्प की ओर जाता है, दूसरा विकल्प अन्य कई विकल्पों की ओर खुलता है और ये लिए गए निर्णय को बुरी तरह प्रभावित करता है। नेक्स्ट है इमेजरी। Imagery is a descriptive writing which helps to create a visual picture or image in the mind of a reader. तो जैसा पहले बताया गया कि एक विजुअल पिक्चर शाब्दिक वर्णन के माध्यम से रीडर के माइंड में पैदा करता है। तो लाइन है एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉड इन ब्लैक। The line creates a vivid visual image of untouched leaves on both the roads, showing both the roads are less traveled. तो इन पंक्तियों को पढ़ते ही रीडर के दिमाग में सड़क पर अछूती पत्तियों का एक जीवंत इमेज क्रिएट हो जाता है, जो ये बताता है कि ये जो सड़क है इस पर बहुत कम लोग आते जाते हैं। नेक्स्ट आता है पर्सनिफिकेशन। तो पर्सनिफिकेशन इन दिस फिगर ऑफ ए स्पीच ह्यूमन क्वालिटी इज गिविंग टू नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट, है ना। तो नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट को ह्यूमन क्वालिटी दी जाती है। नो लीव्स नो इन लीव्स नो स्टेप्स हैड ट्रॉडन ब्लैक। द लीव्स आर गिवन ह्यूमन क्वालिटी एज इफ दे आर अफेक्टेड बाय द फुटस्टेप्स ऑफ द ट्रेवलर्स। ठीक है, तो यहाँ पर इस पोएम में इस लाइन में पत्तियों को इस तरह से मानवीय गुण दिया गया है मानो वे यात्रियों के पद चिन्हों से पैरों के उनके ऊपर पड़ने से वो प्रभावित होती हैं, कुचली जाती हैं। नेक्स्ट है आयरनी। अगेन आयरनी जो कि व्यंग या कटाक्ष या ताना देना जिसे कहते हैं। तो 3 लाइन में है ये। ओ आई kept the first for another day, yet knowing how way leads on the way, I doubted if I should ever come back. ठीक है, तो कैसे आयरनी है देखते हैं। देयर इज एन आयरनी इन द स्पीकर्स इंटेंशन टू रिटर्न टू द फर्स्ट रोड कंट्रास्टेड विद देयर डाउट अबाउट एक्चुअली डूइंग सो। तो स्पीकर का इरादा कि इस रास्ते से आगे बढ़ने के लिए मैं इसको चुनता हूँ, ठीक है, और कभी अगर मैं वापस यहाँ तक आ सका तो मैं दूसरा रास्ता भी ट्राई करूँगा, अभी तो मैं इस रास्ते को चुन रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ एक कटाक्ष है, वो भी कवि भी बहुत अच्छी तरह जानता है कि जब हमने एक रास्ता चुन लिया, एक विकल्प चुन लिया है, तो आगे जाके ये विकल्प अन्य दूसरे विकल्पों में और वो दूसरे विकल्प अन्य कई विकल्पों में खुलेंगे और इन रास्तों से गुजरने के बाद वापसी नामुमकिन है। फिर भी वो लौट करके दूसरा रास्ता लेने की बात कह रहा है, तो यहाँ एक कटाक्ष किया जा रहा है। हाइपरबली। तो नेक्स्ट जो यहाँ पर हाइपरबली है वो बता रहा है कि आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। It shows an exaggeration to emphasize the speaker's doubt and the perceived finality of their choice. I doubted if I should ever come back. मुझे शंका है कि मैं कभी वापसी कर सकूँगा। तो यहाँ स्पीकर की शंका और अंतिम निर्णय पर जोर डालने की बात को बढ़ा चढ़ा करके बोला गया है। नेक्स्ट है एंजैबमेंट। इट शोज द continuation of the sentence or phrase from one line to another without any punctuation mark, है ना। अगेन कि एक थॉट को लेकर के
पोएम चल रही है और कई लाइनों में वो फैली हुई है विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन बैक। तो लाइन 1 इज कंटिन्यू इन लाइन 2 विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क। नेक्स्ट 4th स्टेंजा पर आते हैं। तो अगला है एजोनेंस। इट इज़ अ रेपिटेशन ऑफ वॉवेल साउंड इन नेबरिंग वर्ड। पास पास आने वाले जो वर्ड्स हैं उनमें वॉवेल साउंड का जो रेपिटेशन होता है उनमें तब वहाँ पर एजोनेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, समवेयर एजेज एंड एजेज हैंस। तो यहाँ हियर द वॉवेल साउंड A is repeated in the words ages and ages, adding to a musical quality and emphasize the notion of a significant passage of time. तो ये जो रेपिटेशन है A का एजेस एंड एजेस में, ये तेज़ी से समय के तेज़ी से बीतने की धारणा पर जोर देते हुए उसे बड़े ही म्यूज़िकल वे में प्रस्तुत कर रहा है। नेक्स्ट है रेपिटेशन। रेपिटेशन एक ही सेंटेंस में जब वर्ड्स बार बार रिपीट होते हैं तो रेपिटेशन होता है। समवेयर एजेज एंड एजेज हेंस। तो यहाँ पर एजेज एंड एजेज रिपीट हो रहा है। हियर द वर्ड एजेज इज रिपीटेड ट्वाइस टू एम्फिसाइज द लॉन्ग पासेज ऑफ टाइम इनटू फ्यूचर व्हेन द स्पीकर रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज डिसीजन। तो काफ़ी लंबा समय गुजर जाने के बाद कवि जब अतीत में अपने लिए गए निर्णय पर रिफ्लेक्ट करता है, विचार करता है, तब एजेस शब्द का 2 बार रिपीटेशन इस बात को एम्फेसाइज करता है कि उसका कम यूज्ड किया हुआ रास्ता का उसका जो चुनाव था वो बिल्कुल सही था और इसी वजह से वो आज सफलता के शिखर पर है। और साथ यह काफ़ी लंबा समय गुजर जाने का भी प्रतीक है। नेक्स्ट रेपिटेशन है टू रोड्स डाइवर्स्ड। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड एंड टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड एंड आई। द रेपिटेशन ऑफ टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए वुड फ्रॉम अर्लियर in the poem reinforces the pivotal moment of choice. तो इस पोम में टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए वुड पूरा का पूरा 2 बार रिपीट हुआ है। देखिए, ये टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड फर्स्ट स्टेंजा में रिपीट हुआ है एंड टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए वुड एंड आई ये सेकेंड स्टेंजा में लास्ट स्टेंजा में रिपीट हुआ है। तो टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड एंड टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड पूरी की पूरी लाइन 2 बार रिपीट हुई है। ठीक है, फर्स्ट स्टेंजा में और लास्ट स्टेंजा में। तो इस रेपिटेशन से चुनाव के सही होने और निर्णायक होने के महत्व को काफ़ी बल मिलता है। नेक्स्ट है हाइपरबली कि बढ़ा चढ़ा करके बोला जाता है ना। हाइपरबली इज एक्सट्रीम एक्सेजरेशन यूज्ड टू एम्फसाइज समथिंग। फॉर एग्जांपल, लाइन है एंड दैट हैड मेड ऑल द डिफरेंसेस। इट एक्सेजरेट द इम्पैक्ट ऑफ चॉइस टू स्टील इट्स इम्पोर्टेंस, है ना। कवि द्वारा किए गए चुनाव के महत्व को इस लाइन में बढ़ा चढ़ा करके बताया गया है कि उसने जो रास्ता चुना उसी के कारण आज वो इतनी अच्छी पोजीशन पर है। नेक्स्ट है इमेजरी। इमेजरी टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए वुड। द लाइन क्रिएट्स ए विविड इमेज इन ऑफ ए फोर्क इन ए रोड विद इन ए वुड। तो आँखों के सामने विजुअलाइजेशन होता है कि सड़क जंगल में किस तरह 2 रास्तों में बट रही है और कवि खड़े होकर के किस तरह इन दोनों रास्तों को जस्टिफाई कर रहा कि किस पर जाएं। तो इस तरह एक लाइव इमेज रीडर के माइंड में
सामने आ जाता है, मानो कोई पिक्चर चल रही हो। फोर शैडोइंग, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पूर्वाभास। इट्स अ फिगर ऑफ स्पीच द स्टोरी टेलर गिव्स एन एडवांस हिंट अबाउट द फ्यूचर। तो इस नैरेटिव डिवाइस में स्टोरी टेलर स्टोरी में आगे भविष्य में क्या होने वाला है इसका हिंट वो पहले ही दे देता है। आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, है ना। तो ये दो लाइन है, फॉर शेडोइंग शो कर रहे हैं। इट सजेस्ट्स फ्यूचर रिफ्लेक्शन हिंटिंग एट द लास्टिंग इम्फैक्ट ऑफ द चॉइस मेड। तो यहाँ स्पीकर अतीत में किए गए निर्णय का भविष्य में चिंतन या रिफ्लेक्शन का सुझाव देता है कि आप सोचिए कि आपने जो निर्णय लिया वो कैसा था तथा इसके लिए निर्णय के स्थायी प्रभावों को किस तरह उसने आपके जीवन को प्रभावित किया, इस पर भी वो संकेत करते हैं। नेक्स्ट है एंटीथेसिस। It is a figure of speech in which strongly contrasting ideas are placed in sharp juxtaposition. तो एंटीथेसिस ये वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें तीव्र विरोधाभासी विचार एक साथ आते हैं। I took the one less traveled by and that had made all the differences, है ना। तो it shows the significance of non-comfortability और unique choices in लाइफ। तो इसमें आप देखिए कि कवि ये कह रहा है कि आई टुक वन लेस ट्रेवल्ड बाई, कि मैंने एक ऐसे रास्ता का चुनाव किया जिस पर ज़्यादा लोग नहीं चले थे, यानी कि वो रास्ता कठिन था, आरामदायक नहीं था, है ना। आसान रास्ता उस पर तो सब जाते हैं, कठिन रास्ता छोड़ देते हैं, लेकिन मैंने कठिन वाला रास्ता चुना जिस पर आराम नहीं था, जिस पर मतलब बहुत आसानी नहीं थी, लेकिन इस रास्ता के चुनाव से ही हर अंतर पैदा हुआ। मैं जीवन में बहुत आगे बढ़ा और जीवन में हर आराम मुझे मिला। तो कवि कह रहे हैं, तीव्र विरोधाभासी विचारों को यहाँ पर इस लाइन में लेके आए हैं कि गैर आरामदायक विकल्प को लिया मैंने और इस रास्ते पर चल करके आज मैं जीवन में इतना सफल हुआ कि जीवन का हर आराम मेरे पास है। एंड लास्ट इज अगेन enjambment. It shows the continuation of a sentence or phrase from one line to another without any punctuation mark, है ना। तो बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के विचारों का जो कंटिन्यूएशन है वो एक लाइन से दूसरे लाइन तक बहता हुआ चला जाता है, बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के, बिना किसी रुकावट के। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल टेलिंग दिस विद ए साई समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस। तो यहाँ पर देखिए कि लास्ट स्टेंजा के फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन में कंटिन्यू है, यहाँ कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, और ये क्या कर रहा है, विचार के कंटिन्यूएशन को एम्फेसाइज कर रहा है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द पोएटिक डिवाइसेस in the poem The Road Not Taken. Thank you. Thanks for watching the video.